बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस यूक्रेन लड़ाई में आप देखें कि थोड़ी सी कमी आई है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि सदर पुतिन जंग ख़त्म करने के लिए क्या चाहते हैं, उनकी कौन सी शराइतें हैं। और दूसरा अब देखने को ये भी मिला है कि रूस जो है वो हमला करने में थोड़ी सी कमी कर रहा है, क्योंकि रूस को अंदाज़ा हो गया है कि वो यूक्रेन का मुकाबला कब तक करेगा, क्योंकि 28 मुमालिक मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के वफद के दरमियान दोनों मुल्कों के दरमियान जारी जंग के मामले पर इस्तांबुल में बातचीत हुई है। दोनों फरीक इससे कबल अपने अपने मौक़िफ़ के कुछ हिस्सों को सामने ला चुके हैं। यूक्रेन ने कहा है कि वो मॉस्को के गैर जानबदारी के मुतालबे पर गौर करेगा, लेकिन अपनी सरजमीन पर समझौता नहीं करेगा। दूसरी जानिब रूस ने इन मुतालबात के फ़क्ती मैनी को वाज़ेह किए बगैर यूक्रेन से फ़ौजी सरगर्मियों की रोकथाम और नाज़ी रवैये से दूरी का मुतालबा किया है। 5वें हफ्ते की बमबारी, तबाह हाल शहरों में हज़ारों अमवात और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया है। याद रहे कि पुतिन जंग ख़त्म करने के लिए क्या चाहते हैं, पुतिन आखिर में क्या करने वाले हैं, उनकी शराइत कौन सी हैं, वो तमाम तर सूरत-ए-हाल आज आपके हम सामने रखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, रूस का तवील अरसे से मुतालबा रहा है कि यूक्रेन मगरबी फ़ौजी इत्तेहाद नीटो की तोसी के हवाले से न्यूट्रल या गैर जानबदार रहा है। जापान में याद रहे कि यह भी कहा गया है कि दरअसल कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल भी है कि यही रूसी हमले की बुनियादी वजह भी है। अहम अहदेदारों का कहना है कि रूस शायद ये मुतालबा करेगा कि यूक्रेन अपने आइन में ये लिख कर दे कि वो कभी नीटो में शामिल नहीं होगा और रूस के साथ 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत करे, ताकि उसकी पोजीशन को तक़वियत मिले। यूक्रेन के सदर इस बारे में इशारा दे चुके हैं कि वो गैर जानबदारी के मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यह बहुत कम वाज़ेह है कि मुस्तक़बिल में यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के इम्कान के हवाले से उसका क्या मतलब हो सकता है। यूरोपीय यूनियन की रकनीत बाहमी सलामती की यकीन दहानी के साथ आएगी और यह वाज़ेह नहीं कि यूक्रेन और इस सूरत हाल को किस तरह देखा जा सकता है। ये एक और अहम नुक्ता साबित करता है, क्योंकि फ़ौजी सरगर्मियों और नीटो या यूरोपीय शराकतदारों के बगैर यूक्रेन और रूसी हमले के लिए बहुत कमज़ोर साबित होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। यूक्रेन को तमाम तर वो टेक्नोलॉजी जो जंग में इस्तेमाल होती है वो दी जा रही है। इसी वजह से अभी तक वो रूस को टक्कर देने में कामयाब रहा है। लेकिन लोटास का मानना है कि इस मुतालबे का सबसे अहम नुक्ता इस बात की यकीनी बनाना है कि यूक्रेन के पास कोई ऐसा जारहाना या जोरी हथियार ना हो जो रूस की सलामती को ख़तरे में डाल दे, ख़ास तौर पर नीटो के हथियार। और इस वक्त जो नीटो के हथियार हैं वो यूक्रेन के पास हैं। याद रहे कि दूसरी आलमी जंग के बाद जापान और अमेरिका ने एक 2 तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए और जापान अपनी सलामती के लिए अमेरिका पर इंसार करने लगा। ताहम लोटास का मानना है कि रूस के मुतालबात इस हद तक नहीं जाएंगे। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो नाज़ी ग्रुपों को ज़ेर कंट्रोल है, ताहम सियासी मुबसरीन इससे इख्तिलाफ करते हैं। ये इल्ज़ाम यूक्रेन के सदर पर ज़ाती हमला साबित हो सकता है, जो एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका आबाओ अजदाद दूसरी आलमी जंग के दौरान नाज़ियों से लड़े थे। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि लोटास कहते हैं कि नाज़ियों के ख़ात्मे का मुतालबा दरअसल हुकूमत की तब्दीली मानने के मुतरादिफ है, लेकिन यूक्रेनी फ़ौज की तरफ से शायद मुज़ामत के बाद इसका इम्कान कम हो गया है। अपनी साख बचाने के लिए रूस पर यह भी कबूल कर सकता है कि लिलक्सी इक़्तिदार में रहें, लेकिन वो अज़ूफ़ बटालियन को हटाने पर मिसर है, जो एक इंतहाई दाएं बाजू का ग्रुप है और जिसने रूस के ख़िलाफ़ मुज़ामत में अहम किरदार अदा किया। यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात के बाद रूस ने एक नई फ़ौजी हुकूमत अमली का ऐलान किया।
جس میں ڈرامائی طور پر یوکرین کے دارالحکومت کیوا پر حملوں کا کم کرنا شامل ہے، لیکن اس کے بعد روس کی توجہ مشرقی یوکرین کے روسی بولنے والے علاقوں کی طرف ہوگی جو روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول ہیں۔ روس یوکرین سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ یوکرین کے 2 بڑے شہروں کے علاقوں میں موجود علیحدگی پسندوں کے مراکز کو چھوڑ دیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ روس یوکرین سے مطالبہ کرے کہ وہ کریمیا کے روسی الحاق کو سرکاری طور پر قبول کرے۔ اس جزیرے نما علاقے پر روس نے سن 2014 میں حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا اور اس پر ماسکو کی حکومت ہے۔ اگر یوکرین اس شرائط کو قبول کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بڑا علاقائی نقصان ہوگا۔ واضح ہے کہ سن 1997 میں پیوٹن سے پہلے روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والے معاہدے میں کریمیا پر یوکرین کی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا تھا۔ روس اس بات کی دہانی کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ یوکرین میں روسی زبان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سن 2014 میں ماسکو کے ساتھ تنازع میں شدت بعد سے روسی زبان یوکرین میں سیاسی تنازع کا ایک نقطہ بن گئی۔ سن 2017 میں یوکرین کی عدالتوں نے سکولوں میں روسی زبان پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس کے بعد سے ملک میں روسی زبان کے استعمال کو کم کرنے کے لیے دوسرے بل بھی سامنے آئے۔ جنوری کے بعد سے ملک کے تمام اخباروں اور میگزین کی یوکرین زبان میں اشاعت لازمی قرار دی گئی۔ ان تمام معاملات پر صدر پیوٹن کے مطالبات جو بھی ہوں، سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان امن معاہدے پر بات چیت میں کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن دونوں ممالک کے کسی معاہدے تک پہنچنے کی وجوہات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین کے لیے یہ وجوہات اپنے شہریوں کی ہلاکت کو روکنا، اپنے شہریوں میں ہونے والی تبدیلی اور اپنے شہریوں میں ہونے والی تباہی اور پڑوسی ممالک میں جانے والے پناہ گزینوں کے بہاؤ کو روکنا ہے۔ روس کے لیے یہ وجوہات اپنے فوجیوں کو ہونے والے جانی نقصان اور مغرب کی جانب سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کے نتائج کو کم کرنے سے متعلق ہیں، جو پہلے ہی عام روسی شہریوں کو شدید متاثر کر رہی ہیں۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔